रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधुरा अपने जॉब के पहले दिन बहुत नर्वस थी। वो जल्दी से सुबह उठती है और समय से पहले तैयार होकर नाश्ता करके घर से निकलते हुए रसोई में काम कर रही अपनी माँ सुनीता को कहती है, माँ मैं जा रही हूँ, आज ऑफिस का पहला दिन है, मुझे लेट नहीं होना, मैंने लंच भी रख लिया है, बाय। मधुरा बस स्टैंड से बस पकड़ती है और अपने ऑफिस की बिल्डिंग के सामने उतरने के बाद ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग को निहारते हुए कहती है, तेरी पहली जॉब है मधुरा, तुझे सब अच्छे से करना है, तुझे एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बनना है। अपने ऑफिस में मधुरा कदम रखती है और अपनी वर्किंग टाइमिंग से आधा घंटा पहले आकर मधुरा सबके आने का इंतजार करती है। कुछ देर में उसकी साथी एम्प्लॉय मीरा भी वहाँ आती है, जो नए इंसान को ऑफिस में देखकर बोलती है, न्यू ज्वाइनिंग हो आप? यस मैम, फर्स्ट डे है मेरा आज, मेरा नाम मधुरा है। वेलकम है तुम्हारा। बिटवीन मुझे मैम मत बोलो यार, एक ही उम्र के हम दोनों। बाकी अभी तो तुम यहीं मेरे पास बैठ जाओ, कुछ देर में तुम्हें बता देंगे कहाँ बैठना है। अच्छा, वैसे काम कैसा है यहाँ? मतलब ज्यादा प्रेशर तो नहीं देते ना? देखो, प्रेशर लोगी तो बनेगा और नहीं लोगी तो नहीं बनेगा। और हाँ, काम में जज्बातों से ज्यादा दिमाग लगाना ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। मधुरा मीरा के स्वभाव से बहुत इम्प्रेस होती है। नई जगह अगर कोई उसको अपना लगा था और सब चीजें समझा रहा था तो वो वही थी। कुछ देर में मीरा का टीम का लीडर नितिन आता है, जो मधुरा को देखकर बोलता है, तुम न्यू ज्वाइनिंग हो ना? मुझे बताया था मैम ने कि आज से तुम आने वाली हो। मीरा, काम समझा दिया इनको? नहीं, वो मुझे थोड़ी पता था कि क्या बताना है, किस काम के लिए रखा गया है इनको। आपने मुझे पहले इन्फॉर्म करा। काम चोरी के तो बहाने तैयार रहते हैं इस पर। आओ तो मेरे साथ। नितिन मधुरा को मीरा के बगल वाले सिस्टम पर बैठाकर काम बताता है और उसके बाद उसको काम सौंप कर खुद आराम से अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। मधुरा का पहला दिन था, इसीलिए वो बिना समय गवाए अपने काम को बहुत लगन से करती है और लगभग बहुत ही कम समय में जो उसकी रिपोर्ट बनानी होती है वो उसे बनाकर तैयार कर लेती है और मीरा से कहती है, मीरा मैम, ये रिपोर्ट जो सर ने बनाने को दी थी वो मैंने बना ली है, अब क्या करूँ? इतनी जल्दी? अरे यार देखो, कोई नहीं, बना ली तो कुछ देर आराम से बैठो। इतनी जल्दी काम हाथ में दे दोगे इनको तो ये तुमको गधा मजदूर बना देंगे। मधुरा को मीरा की बात समझ नहीं आती और वो कुछ ही देर में नितिन को जाकर रिपोर्ट देती है, जिस पर वो बोलता है, अरे वाह, जल्दी काम कर लिया। ठीक है, तुम बैठो, मैं एक और रिपोर्ट भिजवाता हूँ। जी सर। कुछ देर में मधुरा के पास एक और फाइल आ जाती है तैयार करने के लिए। ऐसे ही नई नई ज्वाइन हुई मधुरा अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में एक्स्ट्रा वर्क करती है। समय गुजरता है, मधुरा की दोस्ती अब उस ऑफिस के कई लोगों से हो गई थी। उसी में से एक नेहा नाम की लड़की थी, जो एक दिन बिना बताए छुट्टी करके अगले दिन जब ऑफिस आती है तो उसका टीम लीडर नितिन उसे कहता है, नेहा, तुम कल कहाँ थी? सर वो मेरी तबीयत खराब थी इसलिए छुट्टी पर थी, सॉरी इन्फॉर्म नहीं कर पाई। तबीयत खराब तो एक बहाना है, गई होगी किसी के साथ घूमने के लिए। खैर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। छुट्टी चाहिए हो तो मुझे या सर को इन्फॉर्म कर देना। TLU तुम्हारा, मुझे ही नहीं पता होगा तुम कहाँ हो तो आगे क्या बताऊंगा? मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कहीं भी जाऊँ, आपको बोलने का हक नहीं है। काम के वक्त मैं काम ही करती हूँ, फोन पर नहीं लगती। बाकी मुझे आपकी बात समझ आ गई है, आगे से ध्यान रखूंगी। ओके सर। खुद तो जैसे पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीट के छुट्टी करता है। सारा काम हम करते हैं और क्रेडिट खाने में सबसे आगे आ जाता है। नेहा के ऐसे जवाब के कारण नितिन को नेहा फूटे आग नहीं भाती थी, लेकिन उस समय नितिन के जाते ही नेहा मधुरा और मीरा से कहती है, क्या तुमको पता है पिछले हफ्ते जो इसने रिपोर्ट बनाई थी मधुरा ने, उसका सारा क्रेडिट ये खुद खा गया, मैडम के आगे बोलकर कि मैंने किया है। अच्छा कोई नहीं। मधुरा, तुम पागल हो गई हो? अरे ऐसे काम करोगी तो आगे नहीं बढ़ोगी। इनको सैलरी के अकॉर्डिंग ही काम देना। और वैसे भी ऑफिस में बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है, बॉस के चमचे बने घूमने वालों का ही फायदा होता है। मधुरा को भी अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स समझ आने लगी थी, क्योंकि उसको उसकी मेहनत का फल तो मिल ही नहीं रहा था। उसके सीनियर अपने जूनियर का काम छुपाकर खुद को ही बेहतर दिखाते थे। ऐसे ही एक शाम सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही नितिन आकर सबसे कहता है, इस बार सैलरी लेट आएगी, पहले ही बता दिया है ताकि अगली बार कोई मुझसे पूछने ना आए मेरे पास कि सैलरी कब आएगी। लेकिन लेट क्यों है? इसका रीजन तो आप हमें बता ही सकते हैं। लेट है तो लेट है, अब रीजन क्यों जानना है? आप भी तो हमसे पूछते हो हर बात का रीजन। छुट्टी क्यों की, लेट क्यों आए, काम क्यों नहीं पूरा हुआ समय से, और हम आपसे अपने ही पैसे के लिए पूछ रहे हैं तो क्या गलत है?
ज्यादा नहीं बोली तुम? मेरे से ना इस तरीके से ना बात करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? नौकरी से निकलवाओगे? हाँ, निकलवा भी सकते हो। आगे पीछे घूमने वालों की तो सुनी ही जाती है। नेहा की बहस हो जाती है नितिन से, जिसके लगभग एक दिन बाद नेहा को एचआर डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि अब से वो दोबारा ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। नेहा वहाँ सिग्नेचर करने से मना करके रेजिग्नेशन दे देती है और वापस आकर मीरा और मधुरा को कहती है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और देखा, मैंने कहा था ना, सही हो गया वो कहा। चमचों ने निकलवा ही दिया आखिर। बाकी अपना ख्याल रखना, जाती हूँ। नेहा ने खुद से ऑफिस छोड़ दिया था, तो वहीं अब गुजरते समय के साथ बाकियों पर काम का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। एम्प्लॉयज बॉस से बात करना चाहते थे, लेकिन उन तक उसकी बातें पहुंचती ही नहीं थी, जिसके चलते काम कर रहे एम्प्लॉयज डिमोटिवेट होने लगे और काम में लॉस होने लगा। ये देखकर नितिन की बॉस साधना ने उसको कैबिन में बुलाया। टीम संभाली नहीं जा रही नितिन, काम क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारी टीम से? कंपनी लॉस में जा रही है। मैडम, मैं तो सबको बोलता ही हूँ काम करने को, अब उनको आलस दिखाने की आदत हो गई है। मेरी मानो तो एक दो को फायर कर दो, सबके सब लाइन पे आ जाएंगे। तुम इस कंपनी के मालिक नहीं हो नितिन। तुम्हारी कंप्लेन पर पहले हमने एक अच्छी एम्प्लॉय को ऑफिस से निकाल दिया क्योंकि तुम सीनियर थे, लेकिन भूलो मत, सीनियर अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे भी ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। और सभी को बोलना है जो भी वो आज शाम की मीटिंग में बोले। मैं सबसे वही बात करूंगी। सबसे मैं बात कर लेता हूँ ना, आपको बता दूंगा। मुझे उनसे शाम को डायरेक्ट बात करनी है, इसीलिए शाम को मीटिंग में सबको आने के लिए बोल देना। नितिन पूरे स्टाफ को बता देता है कि आज शाम को मीटिंग है। ये सुनकर मीरा और मधुरा एक दूसरे से बोलती हैं। अब आएगा मजा, देखना। मैंने तो सब बोल देना आखिर हम क्यों डाउन हैं। मैं भी अब चुप नहीं रहूंगी। शाम को मीटिंग होती है। साधना सभी एम्प्लॉय से बात करती है और उनकी समस्या पूछती है और ये भी जानती है कि उन सबको क्या क्या प्रॉब्लम है, जिस पर मीरा बोलती है, मैडम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आपसे डायरेक्ट बात ना हो पाना। हम काम करते हैं, अगर हमारा काम अच्छा है तो हमें आपसे अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, और अगर हमारा काम गलत है तो हम आपसे डांट भी सुन लेंगे, क्योंकि कुछ हमारे सीनियर्स ना हमारी बात आप तक पहुंचाते हैं और ना ही हमारा काम। मैडम, मुझे इस ऑफिस में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैंने हमेशा हर काम को समय से किया। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा काम आप तक पहुंचा है। आपके कहने का क्या मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम्स को सुना नहीं जाता है? हाँ मैडम, साथ ही देखिए, एक कंपनी में छोटे से छोटे एम्प्लॉय अपना योगदान देते हैं और वो अपने सीनियर्स और सहकर्मी से यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें इज्जत मिले। तो इज्जत देंगे तभी तो उन्हें वापस इज्जत मिलेगी ना। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव ना हो। उसके काम के हिसाब से ही उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, न कि ये देखकर कि वो पुराना है, उसने इतने समय से भी काम किया है। ऑफिस का माहौल तब बिगड़ता है जब किसी एक को ज्यादा ही छूट दी जाए और बाकी सवाल भी ना पूछ सके। ओके फाइन, अब से आप सभी के काम की रिपोर्ट मैं लूंगी। और हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, छुट्टी चाहिए, सैलरी इशू, पर्सनल प्रॉब्लम, इन सब के बारे में आप मुझे बताएंगे। एंड आई प्रॉमिस, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगी। कंपनी के लिए सभी एम्प्लॉय एक जैसे हैं, तो रूल भी एक जैसे होंगे। जी मैडम। एक कंपनी को चलाने वाला उसका मालिक ही नहीं, उसके अंडर काम करने वाले हजारों एम्प्लॉयज भी होते हैं। तो जब तक आप उनको इज्जत और समानता नहीं दोगे, तब तक उनको भी काम करने में मजा नहीं आएगा। दिल से काम तभी होगा जब कर्मचारियों को इज्जत और तनख्वाह समय पर मिलेगी। इसीलिए ऑफिस पॉलिटिक्स को रोकने का एक ही रास्ता है, सबको उनके हक समय पर मिले और समानता हो, वरना तो बॉस के पीछे से खुसर पुसर तो होती ही रहेगी। हेमलता के बेटे राजन का रिश्ता अनीता नाम की लड़की के साथ तय हो जाता है। शादी की तैयारियां चल रही होती है। शादी के एक दिन पहले अनीता के घर में उसकी मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है। तभी हेमलता मेहंदी की थाल लिए उसके घर आती है और अनीता की माँ को देती हुए कहती है, ये लीजिए समधन जी मेहंदी, शगुन के नाम की मेहंदी है, राजन को लग चुकी है। अब आप अनीता को भी मेहंदी लगाना शुरू कर दीजिए। अरे बहन जी, शगुन की मेहंदी आप लेकर आई है? अरे मेरा मतलब किसी के हाथों भिजवा देती, न तकलीफ की क्या जरूरत थी। अरे जब रिश्ता जोड़ा है तो यहाँ आने का कष्ट तो करना ही पड़ेगा। अरे अब जब आप आ ही गई हैं, तो मैं आपके लिए शरबत भिजवाती हूँ।
बैठिए तो सही। हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं तो सोच रही हूँ जब बहू के मेहंदी लग ही रही है तो लगे हाथ मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ। कहने का मतलब है कि लड़कियों बहू की मेहंदी हो जाए तो मेरे हाथ में भी जरा मेहंदी रचा देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ तो फ्री की मेहंदी लग रही है ना। सासू माँ भी कितनी कंजूस है मेरी ही मेहंदी के फंक्शन में अपने हाथ रचाने आई है। मेहंदी की रस्म शुरू होती है। अनीता के दोनों हाथों में मेहंदी लगती है। उसके बाद में मेहंदी वाली हेमलता की हथेली से ही मेहंदी लगाना शुरू करती है। तभी हेमलता उसे टोकते हुए कहती है, अरे 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 क्या कर रही है, यहाँ से नहीं कोहनी के ऊपर से लगानी चालू कर। अरे मेरे एक लौते लड़की की शादी है, हाथ तो अच्छे से रचने चाहिए ना मेरे। हाँ, अच्छे से लगा चल। अरे बहन जी कोहनी से क्यों, मैं तो कहती हूँ बाजू से लगवा लो ना। मैं तो लगवा लूं समधन जी, लेकिन फिर मेरी और बहू की मेहंदी में फर्क ही क्या रह जाएगा, इसलिए इतने ही ठीक है। आप भी लगवा लो ना। नहीं सासू माँ को भी बहुत काम है, आखिर उनकी एक लौती बेटी की शादी है। आप लगवाओ ना मेहंदी। बताओ मेरी मेहंदी के फंक्शन में मेरी सास की मेहंदी हो रही है। ये भी ठीक है। इतना कहकर वो अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने लगती है और कुछ देर बाद अपनी मेहंदी वाले हाथों को लेकर घर लौट जाती है। अगले दिन गाजे बाजे के साथ राजन की बारात अनीता के घर आती है। बारात में हेमलता अपने दोनों हाथों की मेहंदी को ऊपर उठाकर नाच रही होती है। कुछ देर में सारे रीति रिवाजों के साथ राजन और अनीता की शादी संपन्न हो जाती है और अनीता अपने ससुराल में प्रवेश करती है। अगले दिन अनीता किचन में खाना बना रही होती है। तभी वो अपनी सास को कहती है, सासू माँ ये तो कटोरियाँ जरा धोकर दे दीजिए। खुद धोले बहू, पानी में हाथ डाला तो मेरी मेहंदी हल्की पड़ जाएगी। हाँ तो सासू माँ मेहंदी तो एक दिन छूटनी ही है, इसके ना छूटने के डर से हम कितने दिन पानी में हाथ नहीं डालेंगे। जल्दी से अब ये 2 कटोरियाँ धोकर दे दो मुझे। हाय हाय याद आया, मैं तो हॉल में टीवी चालू छोड़ाई, आई मैं जरा टीवी देखकर। बहाना बनाकर हेमलता किचन से चली जाती है और अनीता हाथ में पकड़ी चम्मच फेंककर बोलती है, बताओ 2 कटोरी धोने में इनकी हाथ की मेहंदी को मौत आ जाएगी। अरे मैं नई नवेली दुल्हन होकर मेहंदी भरे हाथों से इतने सारे बर्तन धोऊं, इनको जरा भी परवाह नहीं है मेरी। अरे दीवारों पर लगी सफेदी भी एक दिन झड़ जाती है और मेहंदी कब तक रहेगी। इतना कहकर वो अपना काम करने लगती है। समय बीतता है। एक दिन अनीता घर की सफाई कर कचरा बाहर फेंकने जा ही रही होती है। तभी उस कचरे में से मेहंदी की कीप गिर पड़ती है, जिस पर हेमलता की नजर पड़ती है और अनीता उसे उठाकर कचरे में डालने ही वाली होती है कि तभी हेमलता उसे रोकते हुए कहती है, ओ रुक जा, ये मेहंदी के कीप क्यों कचरे में डाल रही है? देखियो कितनी भरी पड़ी है अभी ये। अरे सासू माँ 1 महीने से मेरे कमरे में इधर उधर डोल रही थी तो क्या करती, वैसे भी पुरानी हो गई थी इसलिए फेंक रही हूँ। अरे पुरानी है तो क्या हुआ, मेहंदी तो भरी पड़ी है ना, कभी तो काम आएगी। अरे इतनी पुरानी मेहंदी रखे रखे बेकार हो गई होगी ना, इसको फेंकने दो मुझे। हर पुरानी चीज कबाड़ा नहीं होती, कल को तो मुझे भी पुरानी समझकर घर से बाहर फेंक देगी क्या? और आप फिर से मुंह उठाकर अंदर आ धमकेंगे। क्या फुसफुसा रही है? कुछ भी तो नहीं। आप क्या ये मेहंदी की बात अपनी बात में घुसेड़ रही हैं? छोड़िए, मुझे कचरे में फेंकने दीजिए इसे। इतना कहकर वो जाने ही लगती है कि तभी हेमलता कचरे में से मेहंदी की कीप उठा लेती है और खुद से ही हाथ पर मेहंदी लगाने बैठ जाती है। कुछ देर में राजन कहीं बाहर जाने के लिए घर से निकल रहा होता है तो हेमलता को खुद से मेहंदी लगाते देखकर कहता है, माँ कौन सा त्योहार आने वाला है जो मेहंदी लगाई जा रही है? तेरे बाप की बरसी आ रही है। क्या 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 कर रहा है? बिना बात के मेहंदी नहीं लगा सकती क्या मैं? ओहो, आप भड़क क्यों रही हो? मैं तो बस पूछ रहा था। यही तो बात है कि ना जाने इन्हें मेहंदी लगाने का कितना ही शौक है। कचरे के डब्बे से उठाकर मेहंदी लगाने बैठ गई सासू माँ। तू चुप रह नासपिटी, ये मेहंदी की कीप में फ्री में नहीं आती जो तू बिना इस्तेमाल किए ही इन्हें फेंकने जा रही थी। अरे मैं इसे लगाकर काम में ही ला रही हूँ। ओहो,
ओहो, ये मेहंदी की बातों में मैं तो भूल ही गया कि मुझे बाहर जाना था। मैं चलता हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। इतना कहकर राजन वहाँ से चला जाता है। अनीता भी कमरे में जा ही रही होती है कि तभी हेमलता उसे टोकते हुए कहती है, अरे अब तू कहाँ चली? कमरे से तेल लाकर मेरे बालों में चंपी कर दे जरा। सासू माँ, मैं नल्ली नहीं बैठी जो आप मुझे काम पकड़ा रही हो। अरे अपने बालों में आप मेहंदी लगाने से पहले तेल नहीं लगवा सकती थी? बहू, तू तो मेरी मेहंदी के पीछे ही पड़ गई। जो काम कहा है वो करना। लाती हूँ तेल और करती हूँ आपकी चंपी। इतना कहकर वो कमरे से तेल लाकर उसके सर में चंपी करने बैठ जाती है। तभी उसकी नजर अपनी सास के सफेद हो रहे बालों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो कहती है, सासू माँ, वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। देख बहू, फालतू बकवास मत करियो, उसके अलावा कुछ भी बोल ले। मैं ये कह रही थी कि हाथों में मेहंदी लगाकर बर्बाद करने की जगह अगर आप अपने सर में लगा लेंगी तो आपके ये जो सफेद बाल चमक रहे हैं ये छुप नहीं जाएंगे? खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। अब क्या कर दिया मैंने पहले ही मना किया था, बकवास तो करियो मत, पर तूने तो वही काम करना है जिसके लिए तुझे मना करा हो। अरे जब बालों में मेहंदी लगाने की उम्र में हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ जाएगी तो सबकी बातें तो तुझे बकवास ही लगेगी ना। रेवती, तू यहाँ कब आई? कब का छोड़, क्यों आई हूँ ये सुन। भूल गई क्या? आज मालती के घर कीर्तन में जाना था, उसी के लिए बुलाने आई थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। रुक, अभी हाथ धोकर आती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद रेवती के साथ वो कीर्तन में पहुंच जाती है, जहां उसके हाथों में मेहंदी लगी देखकर मोहल्ले की औरतें उसे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम के ताने देने लगती है, जिसका हेमलता को बहुत बुरा लगता है। समय बीतता है। अनीता अपनी सास का मेहंदी लगवाना छुड़वाने के लिए खुद उसके लिए मेहंदी तैयार करती है और उसमें गाय का गोबर लाकर मिला देती है और उसे कीप में भरते हुए नाक सिकोड़ कर कहती है, कितनी गंदी स्मेल है इसकी। भगवान, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। कल मोहल्ले में शादी में जाना है हमें, तो और सासू माँ जरूर मेहंदी लगवाएंगी और इसकी महक से उनका बुरा हाल हो जाएगा। भगवान करे ये तरकीब काम कर जाए और बार बार मेहंदी लगाने का भूत मेरी सासू माँ के सर से उतर जाए। इतना कहकर वो मेहंदी की कीप तैयार कर अपनी सास के कमरे में पहुंचती है। तभी हेमलता कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? मेहंदी लगाने आई हूँ। मेहंदी? पर क्यों? अरे सासू माँ, कल शर्मा जी की बेटी की शादी है, आप भूल गई क्या? इसलिए मैंने सोचा कि आपके हाथों पर अच्छे से मेहंदी लगा दूं। लाइए दीजिए हाथ। ना ना बहू, रहने दे, मेरी उम्र नहीं है हाथ रचाकर घूमने की। वो तो पहले शौक शौक में लगा लिया करती थी। क्या बात है, ये चमत्कार कब हुआ? लेकिन तू कीप लेकर आई ही है तो ला, आज मैं तेरे हाथों में रचाती हूँ मेहंदी। क्या? ना ना ना, मुझे नहीं लगवानी। अरे डर मत, मैं अच्छे डिजाइन बनाती हूँ और तेरे हाथ पर तो मैं मोर वाला डिजाइन बनाऊंगी। ला, हाथ आगे कर। हाय हाय, मैंने तो मेहंदी में गोबर मिलाया है और अब यही गोबर सासू माँ मुझे लगाना चाहती है। अब अनीता की चाल उसी पर भारी पड़ने वाली थी और हेमलता उसके हाथों से कीप लेकर उसी के हाथों पे मेहंदी लगाने लगती है कि तभी उसे बदबूदार महक आती है और वो कहती है, अरे बहू, ये मेहंदी से इतनी गंदी महक क्यों आ रही है? वो सासू माँ, क्योंकि ये मेहंदी नहीं गोबर है। इतना कहकर अनीता भागने लगती है और हेमलता गुस्से में आकर उसके पीछे भागती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।